Dear students, very good morning. You welcome again in this class. आज की क्लास में हम नया टॉपिक डेमोक्रेसी का अध्ययन करेंगे। डेमोक्रेसी जिसका शाब्दिक अर्थ लोकतंत्र है। लोकतंत्र शब्द अपने आप में ही एक फक्र, एक अभिमान की फीलिंग हर एक व्यक्ति के अंतर्गत लाता है। शासन की जितनी भी शासन प्रणालियां विश्व में प्रचलित हैं उनमें लोकतंत्र हमेशा से सर्वप्रसिद्ध और सबके हितों का रक्षक होने के कारण सबकी चहेती शासन प्रणाली कही जाती है। लोकतंत्र दो शब्दों का इसमें मेल है, लोक प्लस तंत्र। लोक यानी जनता, जन समुदाय, व्यक्ति, और तंत्र का मतलब है शासन। डेमोक्रेसी शब्द अंग्रेजी का जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक भाषा के डेमोस प्लस क्रेशिया दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है शासन, डेमोस प्लस क्रेशिया, डेमोस का मतलब शासन और क्रेशिया का मतलब है शक्ति। शासन जनता के द्वारा और शक्ति जनता के अंतर्गत निहित होना। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कोई एक व्यक्ति, कोई एक वर्ग किसी भी आधार पर विशेषाधिकार नहीं रख सकता, अपितु शासन की जो सुप्रीम पावर, सुप्रीमेसी, सर्वोच्च शक्ति, सॉवरेंटी, वो जनता के अंतर्गत निहित मानी गई है। और जनता कभी स्वयं और कभी अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रणाली में अपना सहभागिता का रोल अदा करती है। डेमोक्रेसी की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है और डेमोक्रेसी एक शासन का तरीका ही नहीं है बल्कि ये जीवन जीने का ढंग कही जाती है, जिसमें हर तरीके से व्यक्ति को ये फीलिंग आती है कि वो जिस राष्ट्र में रहता है उस राष्ट्र की सरकार बनाने में या निर्णय निर्माण की सभी प्रक्रियाओं में उसकी सहभागिता है और ये व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन का एहसास दिलाती है और व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाने के लिए भी हमेशा जागरूक रहता है, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए भी वो जागरूक रहता है। डेमोक्रेसी की अलग अलग परिभाषाएं विद्वानों ने दी है। जिस तरह से लॉर्ड ब्राइस ने कहा, लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज में केंद्रित या निहित रहती है। कोई एक व्यक्ति या कुछ वर्गों के पास शासन की शक्ति नहीं होगी, अपितु सारा समाज, सारी जनता के हाथ में ये शक्ति निहित होती है। एक विश्व में जो सर्व प्रसिद्ध परिभाषा है जिसको कि हमने बचपन से पढ़ा और अभी तक भी विस्मृत नहीं कर पाए हैं, गार्नर की जो परिभाषा है, लोकतंत्र वह शासन है या लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। जनता के लिए ही शासन है, जनता का शासन है और जनता के द्वारा ही शासन है। यानी कि स्वयंभू जनता है, करने वाली जनता है, जनता के प्रति जनता ही उत्तरदायी है। पेरिक्लीज ने लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए कहा, ऐसी सरकार जिसमें बहुतों का शासन हो, किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के गुट द्वारा शासन नहीं किया जाता, अपितु बहुतों का जो शासन है वो लोकतंत्र कहलाता है। डेमोक्रेसी की अगली परिभाषा सीले ने जो दी है, सीले ने कहा है कि लोकतंत्र को उस प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें जनता की सहभागिता हो। इसी तरह हर्नशा ने कहा है कि राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन का ही नहीं, एक विधि नहीं, अपितु वह सरकार की नियुक्ति करने
उस पर नियंत्रण करने तथा उसे अपदस्थ करने का अधिकार है। जनता केवल सरकार को चुनती ही नहीं है, अपितु सदा उस पर नियंत्रण बनाए रखती है और सरकार जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार का एक ही लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य होता है जनता के हितों की मैक्सिमम पूर्ति करना। और यदि जनहितों पर आधारित सरकार नहीं हो तो सरकार को हटाने का अधिकार भी जनता के पास होता है। इसी तरह डॉक्टर बेनी प्रसाद ने डेमोक्रेसी की परिभाषा करते हुए कहा है, यह जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है, तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने भी इसी तरह की डेफिनेशन दी है कि हर एक व्यक्ति का वैल्यू है, किसी की वैल्यू को किसी के लिए कम, खत्म या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति किसी अन्य के सुख का साधन मात्र नहीं बन सकता। अर्थात व्यक्ति रूप में प्रत्येक व्यक्ति की महत्ता और गरिमा को ये शासन प्रदर्शित करता है। गिडिंग्स ने कहा है, प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं है, वरन राज्य और समाज का रूप अथवा तीनों का मिश्रण भी है। क्योंकि एक सरकार का प्रकार ही नहीं, मैंने कहा जीवन जीने का ढंग भी एक लोकतंत्र है। एक सामाजिक दृष्टिकोण में भी व्यक्ति को समाज में एक बराबरी का दर्जा, समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, समाज में सभी व्यक्तियों के समान रूप में अधिकार और दायित्वों का जहाँ पर समन्वय हो, तो इस तरह का एक सामाजिक दर्शन लोकतंत्र है। तो गिडिंग्स ने कहा कि ये सरकार का रूप नहीं, अपितु सरकार, राज्य और समाज तीनों का एक मिश्रण भी कहा जा सकता है। इसी तरह C.D. बंस ने कहा है, असल में लोकतंत्र यह मान्यता है कि सभी व्यक्ति समान है और इसका उपयोग सबसे अच्छे व्यक्तियों की खोज के लिए किया जाता है। सभी व्यक्ति समान है तो उन व्यक्तियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ हो ऐसे व्यक्तियों की खोज की जाती है और उन्हें शासन की सत्ता सौंपी जाती है, जो कि शेष अच्छे व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी रहकर उनके लिए अच्छे कार्य कर सके। डेमोक्रेसी के जो दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में शासन की सभी क्रिया प्रक्रियाओं में, गतिविधियों में सहभागिता निभाई जाती है। और ये विश्व में बहुत ही कम जगह, स्विट्जरलैंड के केवल 5 राज्यों में अभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है और शेष विश्व में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली प्रचलित है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप में शासन में भाग नहीं लेती, अपितु जनसंख्या के आधार पर एक परिसीमन वो किया गया है कि इतनी जनसंख्या का एक प्रतिनिधि होगा, तो इस आधार पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और अपने पास जो संप्रभु शक्ति है अपने प्रतिनिधियों को सौंप देती है। वो जनता के बिहाफ पर उस संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में है, ये कैंटन है आउटर अपन जेल, इनर अपन जेल, उरी, अंटकवाल्डेन, ग्लारस। इन 5 जगहों पर स्विट्जरलैंड के जो ये स्टेट्स है जिनको कि कैंटन कहा जाता है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है और शेष विश्व में सभी जगह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। लोकतंत्र की डेफिनेशंस और इसको समझने के बाद ये समझ में आ जाता है कि इसका केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, व्यक्ति और सिर्फ व्यक्ति होता है। व्यक्ति के हितों के लिए ही सरकार व्यक्ति बनाता है और व्यक्ति के हितों को ही सरकार सदा पूरा करती है। लोकतंत्र के अनेक प्रकार के दृष्टिकोण हैं। इसके 5 दृष्टिकोण निर्धारित किए हुए हैं।
उदारवादी दृष्टिकोण, जो कि पश्चिमी मूल्यों पर आधारित है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, जो कि ये मानता है कि लोकतंत्र में एक एलिट वर्ग जो है वही शासन के इसमें भाग लेता है, आम जनता का भाग लेना पॉसिबल नहीं। बहुलतावादी दृष्टिकोण कहता है कि राज्य में व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के समुदाय बने होते हैं और ये सभी समुदाय, इनमें शक्ति निहित होती है, ये सभी शासन की क्रिया प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहता है कि आर्थिक शक्ति जिसके पास है वो ही शासन की इसमें क्रियान्वयन में भाग ले सकता है। समाजवादी दृष्टिकोण उदारतावादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण का एक मिक्स रूप है। वो ये कहता है कि आर्थिक स्थिति का सबसे ज़्यादा महत्व है, लेकिन फिर भी सभी व्यक्तियों को समान समझकर इन्हें शासन की क्रिया प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेने का अवसर अवश्य मिलता है। तो आज हम इसका केवल एक दृष्टिकोण, पारंपरिक उदारवादी दृष्टिकोण देखेंगे, जिसको कि पश्चिमी समर्थक दृष्टिकोण माना जाता है। और इसके जो समर्थक हैं वो है बेंथम, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, अब्राहम लिंकन, हॉब्स, लॉक और रूसो, अर्नेस्ट बार्कर, डेबी, लिंडसे, लॉस्की और पेनोक। ये इस परंपरावादी उदारवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। परंपरावादी जो अति प्राचीन से चला आ रहा है, और उदारवादी जो कि व्यक्ति के प्रति उसका उदार दृष्टिकोण है, व्यक्ति के हितों की जहाँ पर महत्ता स्थापित होती है, व्यक्ति को जहाँ पर साध्य माना जाता है और राज्य को उसके हितों की पूर्ति का साधन समझा जाता है, इसका नाम परंपरावादी उदारवादी दृष्टिकोण है। इस परंपरावादी उदारवादी दृष्टिकोण की निम्नलिखित मान्यताएं या विशेषताएं या इसके खास लक्षण जिसके आधार पर इसे पहचाना जाता है, ये इस प्रकार से है। सभी व्यक्ति समान है, व्यक्ति विवेकशील प्राणी है। सभी व्यक्ति समान है क्योंकि प्रकृति ने हर व्यक्ति को समान रूप में बनाया है। किसी व्यक्ति में शारीरिक योग्यता है, किसी में मानसिक योग्यता है, किसी में डॉक्टर बनने की योग्यता है, किसी में इंजीनियर बनने की है, किसी में अधिवक्ता बनने की काबिलियत है, किसी में एक कृषक बनने की योग्यता है, किसी में शिक्षक बनने की योग्यता है। लेकिन सब व्यक्तियों में किसी न किसी प्रकार की योग्यता अवश्य होती है। हाँ, सोसाइटी में अपवाद हर फील्ड में पाए जाते हैं, वो एक अलग चीज है। ये इस मान्यता पर चलता है ये दृष्टिकोण कि सभी व्यक्ति समान है और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सबके लिए एक से कानून बनने चाहिए और एक समान कानूनों द्वारा सबका प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। व्यक्ति विवेकशील प्राणी है क्योंकि व्यक्ति के पास सुप्रीम पावर है और व्यक्ति के बिहाफ पे ही सरकार के द्वारा कार्य किया जाता है। तो व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, उसमें सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता है। शासन जनता द्वारा स्वयं संचालित होता है। जनता द्वारा जहाँ पर प्रत्यक्ष शासन है वहाँ पे डायरेक्ट जनता भाग लेती है। अप्रत्यक्ष शासन में जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करके इसमें भाग लेती है। सरकार का उद्देश्य जन कल्याण, क्योंकि सरकार का प्रथम और अंतिम हमेशा के लिए एक ही उद्देश्य है, अधिक से अधिक जनता के जो कल्याण के लिए कार्य किए जाएं, जनता के हितों की पूर्ति की जाए। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि शक्ति जनता के पास निहित है। जनता ने अपनी शक्ति को सरकार को सुपुर्द किया है कि वो जनहितों के अकॉर्डिंग, उनकी आवश्यकता के अनुसार इस शक्ति का प्रयोग करे। तो सरकार सत्ता की स्वामी कभी नहीं होती है, वो जनता की हमेशा सेवक होती है। सरकार की शक्तियां सीमित होती है क्योंकि व्यक्ति को संविधान के तहत जो शक्ति मिली है, संविधान का सब पर नियंत्रण है। सरकार निरंकुश रूप में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के लिए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना बहुत जरूरी है क्योंकि व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं। यदि उन विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जाए तो ये व्यक्ति के लिए
शारीरिक और मानसिक रूप से घातक प्रतीत होता है, तो इस मान्यता के आधार पर व्यक्ति को इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। दूसरा दृष्टिकोण, सरकार के खिलाफ यदि सरकार जनता के विरुद्ध या जनहित के विरुद्ध कोई कार्य करती है तो जनता सरकार के अगेंस्ट भी बोल सकती है, उसकी आलोचना कर सकती है। इसलिए इसमें व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। सरकार द्वारा लोकमत का आदर, सरकार के द्वारा जनता का जो मत होगा, सरकार कोई कानून भी बनाती है तो उसमें जनता के दृष्टिकोण को, जनता की सहमति को आवश्यक रूप से समझा जाता है। राजनीतिक सत्ता जनता की अमानत, सरकार कभी भी इस भ्रम में नहीं आती है कि वो शासन या सत्ता की मालिक है, अपितु जनता के द्वारा दी गई एक अमानत है जिसके आधार पर उसको निश्चित कार्यकाल में अपना कार्य करना है और निश्चित कार्यकाल के बाद उसको ये सत्ता वापस जनता के हाथ में सुपुर्द करनी है। जनता फिर नए सिरे से किसी अन्य सरकार को ये सत्ता सौंप देती है, तो सत्ता की चाबी हमेशा जनता के पास ही बनी रहती है। तो जो परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण है उसका केंद्र बिंदु, इसका मेन जो हीरो है वो व्यक्ति को, आम जनता को माना जाता है। आज की क्लास में हम इतना ही, शेष हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।